हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड कल है दोस्तों सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। कल का लेक्चर गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मल्टीपल स्टॉक्स को कवर करना है, प्लस उसी के साथ साथ आपके जो नॉर्मल डाउट्स यहाँ पे आते हैं उसको भी यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो डेफिनेटली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन। यस, इंडिगो के नंबर कल ही हम लोगों ने देखे थे। कल इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। जैसे आपको बताया था कि कंपनी के नंबर काफ़ी शानदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट डबल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बिकॉज जो हेल्दी डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है एयर ट्रैवलिंग में, वो इसी चीज़ के चलते इंटरग्लोब एविएशन के नंबर को डबल यहाँ पे कर चुका है। एंड अगर कल के दिन मतलब आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, कल ये बात बोली थी कि अगर ये गिरे तो आपको डरने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है भाई। शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि अनुमान से हिसाब से कि भाई अनुमान था कि और ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। कितना कमाया भाई इन्होंने? 1895, ठीक है, 1895 करोड़ कमाया। अनुमान था कि 1900 करोड़ से ऊपर कमाएगा करके। तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत यहाँ पे कम कमाया तो इसका अर्थ नहीं कि सीधा ही खत्म हो गया करके। हाँ, ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं? छोटे कंपनी के लिए हो जाते हैं। बड़े कंपनीज के अगर हम लोग बात करें तो छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल जाता है। इससे कोई इंटरग्लोब एविएशन का धंधा खत्म नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। बिजनेस वाइज से अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यस, इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आते रहते हैं। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या करें क्या करें? मतलब वैसे अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है देन दैट्स इट, आपको बने रहना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा भाई आपने बाय का बटन दबाया और उसके बाद वो रोज़ भागता रहे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। देखिए, चाहते तो हर कोई, ये मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो करके, बट वैसा नहीं होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कल का वीडियो आप लोगों ने पहला वाला देखा होगा, कौन सा? उनो मिंडा वाला। ठीक है, लगभग 10-12 साल हो गए वो स्टॉक को होल्ड किए हुए। कितने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। 40-40, 50-50% उड़ गया। तो ऐसा लगता था कि अरे काश में बेच लेता तो 50% और नीचे खरीद लेता था। अरे ये सब बोलने की बात है, जब हो जाता है तब ये आपको पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या पता होता है, जैसे मैंने कहा ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल इवेंट्स। कंट्रोलेबल इवेंट क्या है कि आपको इस कंपनी के, इस बैंक के बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, ठीक है, तो विचार करना। आपको लगता है भविष्य में अच्छा कर पाएगा क्या, तो बेट लगाना। ठीक है, अगर ये अपनी चीज़ें स्टडी ही नहीं की है तो फिर आपको ये सवाल बार बार परेशान करते रहेंगे। एंड ये सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात नहीं है, हर किसी स्टॉक में चीज़ें होती रहती है। कितने सारे सवाल रोज इसी से रिलेटेड आते रहते हैं, इस स्टॉक में क्या करूँ, उस स्टॉक में क्या करूँ। जब तक इसके बिजनेस में दम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसका बिजनेस अच्छा करेगा, देन बने रहना आना चाहिए। बाकी शेयर प्राइस तो भाई 70, 50, 40, 30, 20, 100, 200, वापस 100, ऐसा चलता ही रहता है। ठीक है, तो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आप लोगों का होना चाहिए। सो बिजनेस के हिसाब से बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, ऑब्वियसली ये रिटेल लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस देते, तो रिटेल लोन में सक्सेस भी अच्छा यहाँ पे रहता है। बीच में 100 को भी टच किया था, फिर वापस यहाँ पे नीचे आया बिकॉज कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक होते हुए देखने को मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा खत्म ही हो गया करके। सो बैंक बुरी नहीं है, बट येस बड़े साइज की बैंक है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड थोड़ा फाइनेंस सेक्टर में हम लोगों को लो परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलना और एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, इसमें काफ़ी फर्क होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगाकर छोड़ दिया करके, लॉजिक के साथ चलना आना चाहिए, वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात नहीं, ये किसी भी स्टॉक में ये रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो जिस रीज़न के चलते, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आपका स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए, किस रीज़न के चलते आपने उस स्टॉक को खरीदा है। अगर आपका रीज़न बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है एंड प्राइस से रिलेटेड था कि भाई 50 का 70, 100 हो गया इसलिए खरीदा, वो तो फिर डिस्कशन ही खत्म। फिर वो जितना नीचे जाएगा आप पैनिक हो जाओगे। सो अगर आपका स्टेप 1 बहुत क्लियर रहता है कि आप क्यों इसको चुन रहे हो करके, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि निकलना है कि नहीं निकलना है, एवरेज करना है, बेनिफिट लेना है कि नहीं लेना है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी जो एग्जांपल लिया इंडिगो का, सो इंडिगो का बिजनेस समझ में आता है कि भाई आने वाले 10, 15, 20 साल, ये कितनी बार मैंने रिपीट किया और मैं रिपीट करते रहूँगा क्योंकि वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि आने वाले नेक्स्ट 10, 15, 20 साल इस कंपनी के लिए गोल्डन डिकेड है भाई, कि अपना बैलेंस शीट को सुधार लो करके। जो भी आपकी पीएनएल लॉस में देखने को मिल रहा है, रिजर्व्स लॉस में देखने को मिल रहा है, अगर ये आने वाले नेक्स्ट 2 डिकेड्स में इन चीज़ों को नहीं सुधार पाए, मुझे नहीं लगता इनको कभी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो ये किस हिसाब से हम कह रहे हैं, ये बिजनेस के हिसाब से कह रहे हैं, तो आपका फोकस हमेशा बिजनेस के ऊपर रहना चाहिए भाई। शेयर बाजार इज ऑल इक्वल टू बिजनेस। ठीक है, सिर्फ प्राइस को देखकर मत चलना। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड की बात करेंगे भाई, आज कंपनी के नंबर थे 200 रुपये पे स्टॉक जाते हुए देखने को आप मिल चुका है, 200 के ऊपर। अशोक लेलैंड की बात करें, कैसे रहे नंबर? ठीक रहे, ओके रहे। 16.5% की जंप प्रॉफिट में देखने को मिली, 933 करोड़ का रेवेन्यू स्लाइटली अप हुआ है 2-2.25%। अगर आपको अशोक लेलैंड अभी अगेन
यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर नहीं जाना है, 200 का है तो जाऊँ क्या, कल 100 का होगा तो क्या होगा, 300 का होगा, ऐसा नहीं। अशोक लेलैंड क्या है ये भाई, बिजनेस क्या है इनका, इंफ्रा में काम करती है। बट इंफ्रा में कौन सा, यस इंफ्रा से रिलेटेड जो गाड़ियाँ रहती है, हेवी व्हीकल्स, इसमें इस कंपनी का योगदान है। सो इंफ्रा की स्टोरी हम लोगों की कैसी है, देश की काफ़ी अच्छी है, तो इससे रिलेटेड हेवी व्हीकल्स की डिमांड यहाँ पे रहेगी, तो अशोक लेलैंड अच्छा कर सकता है, यस डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। तो आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, अगर इंटरेस्ट नहीं है लिव इट, अगर इंटरेस्ट है देन फर्दर स्टडी इट कि अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस हिसाब से देखना होता है। बाकी वरना तो स्टॉक तो ऊपर नीचे डांस यहाँ पे करते रहेंगे, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे एडवांटेज वाली अगर मैं बात करूँ तो आपको एक मेहनत आपकी बच जाएगी, कौन सी, मैनेजमेंट को स्टडी करने की। ऐसा क्यों भाई, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, सो हिंदुजा ग्रुप काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं, ठीक है। कल कुछ भी हो जाता है, सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, सो इसका आईपीओ एकदम दमदार आया था। जिसको आईपीओ नहीं मिला उन्होंने तो ओपन मार्केट में खरीद कर 500 का स्टॉक को सीधा 1200 तक पहुंचा दिया, एकदम क्रेजी नेक्स्ट क्रेजी लेवल चल रहा था बाजार में, वही कोविड के वक्त की अगर हम लोग बात करें। एंड उसके बाद तो भाई अर्निंग्स नहीं रहेंगे तो स्टॉक तो उतना नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका पी मल्टीपल कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो पी ऊपर जाना कोई गलत बात नहीं है, बट उतना रेवेन्यू ऊपर, मतलब बोलते हैं ना, उतना आपका रेवेन्यू यहाँ पे होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए, तो वो पी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाएगा। जब आपका रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट नहीं, अर्निंग्स नहीं, तो आपका पी हाई लेवल पे कैसे सस्टेन कर पाएगा, नहीं होगा, फिर वो स्टॉक नीचे आता है, ठीक है। सो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ये भी कोई खराब नहीं है, छोटी कंपनी है, स्मॉल साइज की कंपनी है, डिफेंस सेगमेंट में सरकार की ओर से अच्छा डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट येस, डिफेंस से रिलेटेड एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, इशू मतलब ऐसा नहीं, बट कंप्लेंट काफ़ी सारे कंपनीज की गई थी कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड अगर 100 काम निकलते हैं, उस 100 में से तो लगभग 60 से 70 काम तो ये सरकारी कंपनियां ही लेके जाती है, प्राइवेट प्लेयर को काफ़ी कम हिस्सा हम लोग को देखने को मिल जाता है। वैसे तो डिफेंस के जो सेक्रेटरी थे वहाँ पे उन्होंने बात बोली कि नहीं, अभी हम लोग आने वाले समय में इसको 55-45 के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब 55 सरकारी कंपनीज को एंड बाकी अगर हम 45 की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी को देंगे करके, ऐसा बोला तो था। अभी कितना एग्जीक्यूट करते हैं वो तो इलेक्शन के बाद सारी चीज़ें हकीकत में कितनी होती है उससे पता यहाँ पे चल जाएगा, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे कंपनी खराब नहीं, इतना तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे HL। सो HL में देखा गया लगातार तेजी बनी हुई है, आज भी 3-4% भागा हुआ है। HL एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, बिलीव मी, 4 जून इसके लिए सबसे कीमती डे रहने वाला है, ठीक है। तो अगेन कहना चाहूँगा ये कंपनियां कोई ख़राब नहीं होती है, आप इनको बिजनेस दो तो एक कमाई करती रहेगी। इसका जो ऑर्डर बुक है 95,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे जा चुका है, प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की रुचि लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड प्लस जितने भी ब्रोकर्स है उन्होंने भी टारगेट बढ़ाया है, कंपनी के नंबर भी अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया है। तो इसीलिए इस कंपनी के लिए तो स्टेबल गवर्नमेंट का आना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट अगर देखने को नहीं मिलती, मैं सिर्फ आप लोगों को इफ बट की बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। खतरा मतलब कंपनी में इंटरनल कोई इशू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको ऑर्डर्स मिलना है, इनको तो बस अपने काम से मतलब है भाई। आप हमें 10,000 करोड़ के ऑर्डर दे दो हम तो काम करेंगे, आप हमें 20,000 करोड़ के ऑर्डर दो हम काम करेंगे। बट अगर आप हमें ऑर्डर ही ना दो तो क्या हो जाएगा, कंपनी के अभी के क्वार्टर के नंबर आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे ही बोलता हूँ कि कंपनी ने 500 करोड़ कमा लिया और नेक्स्ट इसमें अगर ऑर्डर्स ही नहीं मिले और कंपनी के छोटा मोटा ही ऑर्डर्स मिल गए, 200 करोड़ कमा लिए, तो 500 करोड़ और 200 करोड़ कितनी बड़ी गिरावट। तो लगातार ऑर्डर यहाँ पे चलते रहने चाहिए इस कंपनी के लिए, ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन है। अगर वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया तो HL को काफ़ी तकलीफ हो सकता है। एंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी अच्छे रीजंस भी है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी से रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं काफ़ी लोगों के, सर 4 जून से पहले क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ले HL के ऊपर। देखिए मैं ऐसा रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, गलत बात है, बट एक मैं नॉर्मल चीज़ बोल सकता हूँ, ये आप देखो, ये आपका चॉइस रहना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली 4 जून को नंबर्स क्या आएंगे, ठीक है, ये हर कोई अपने अपने हिसाब से बोलेगा, ये जीतेगा वो जीतेगा, ये मेजोरिटी में आएगा वो नहीं आएगा, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होगा वो तो 4 जून का ही पता चलेगा, ठीक है। एंड ये सब कुछ रिस्क के हिसाब से ही होता है, आप रिस्क लेकर चलोगे, आपने जैसा सोचा था वैसा अगर हुआ तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बट अगर नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी झेलना आना चाहिए। ये पूरा ऐसा ही खेल होता है भाई, आप एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट मत कर रहा हो कि कोई तो आएगा आपको एंड ऐसे परफेक्ट लेवल बता के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस प्रकार से रिस्क लेते हो करके। ये मैंने इसके पहले भी कहा था, जब मैंने इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तभी भी वीडियो बनाया था कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या हम लोग इलेक्शन के पहले निवेश करें कि बाद में। तो जैसे मैंने कहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट अगर बाजार के फेवर के हिसाब से आ जाते, बाजार को मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये आज लगता है तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अभी खरीद कर चल सकते हो। बट अगर वैसा नहीं हुआ तो आपको नुकसान भी झेलना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप वो झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब पोस्ट रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर बाजार जैसा चाहता है वैसे ही रिजल्ट आए एंड अगर स्टॉक रॉकेट बने तो आपको महंगे खरीदने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ऐसा कोई परफेक्ट आपको लेवल टारगेट बताने वाला कोई आने वाला है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी। आज के दिन अच्छा किया है, 3-3.25% भागा है। टाटा टेक्नोलॉजी भी वैसा ही स्टॉक है जो लोग सिर्फ प्राइस
देखकर चलते हैं, 1400 देख लिया, ठीक है, वो कहेंगे अरे भाई फालतू है, ये तो 1000 तक आ गया करके। तो ऐसा नहीं है भाई, बिजनेस के पोटेंशियल को समझो। बिजनेस वाइज ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, केपीआईटी टेक जैसा ही परफॉर्मेंस ये कंपनी भविष्य में दिखाने का मतलब दमखम तो जरूर यहाँ पे रखता है। एंड इनर हाउस बिजनेस भी उनको काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं। बट आप चाहोगे वैसा वो स्टॉक कभी नहीं चलेगा, ये हमेशा बाजार का दस्तूर रहा है। जब आप निकल जाओगे फ्रस्ट्रेट होकर, फिर वो कंपनी चलना स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। केपीआईटी टेक भी उसी टाइप का स्टॉक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। ट्राइडेंट भी वैसा ही है। ट्राइडेंट को मैंने इसके पहले आपको बताया था कि यूजुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगती, बट ट्राइडेंट को स्टडी करने का मकसद एक ही था भाई, कि ये चलता था 70 से लेके 77 के बीच में, फिर एक के बदले 10 शेयर दिए, और फिर मिड कैप वाली कंपनी 6-7 रुपये पे आई थी। दैट्स इट। वो एक रीज़न था कि अगर आप पेनी स्टॉक में ही जाना चाहते हो, पेनी स्टॉक तो वैसे तो कह नहीं सकते कभी कि तभी भी वो मिड कैप ही थे, बट फिर भी ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन उन्होंने लेके आया कि वो शेयर का प्राइस 6-7 रुपये पे आ गया, और फिर उसके बाद कोविड आ गया तो 3 रुपये पे आया। दैट्स इट, वही एक रीज़न था, और उसके बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया। फिर आपको पता ही है, अगर फोमो के चलते किसी ने खरीदा होगा, फिर उनको तो वो तकलीफ होगी नीचे आने वाली। तो स्टेज 1 में हमेशा निवेश करना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। तो ट्राइडेंट कोई खराब कंपनी नहीं, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी कमाई फिलहाल तो यहाँ पे नहीं हो रही है। देन बात करेंगे डीमार्ट। डीमार्ट कैसी कंपनी? अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है। एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से चलेगा, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा, 5 साल में डबल करके दिया तो भी बड़ी बात है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती है। उससे ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं गलत चीज़ यहाँ पे रहेगी। 5 साल का रिटर्न्स, ये तो पुराना है डेटा, इसीलिए आपको वो 253 नज़र आ रहा है, वरना अगर आप देखोगे अभी इस लेवल पे तो एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। ऑटोमेटिकली वो 5 साल के समवेयर अराउंड 100% के आसपास चीज़ों को मैनेज कर ही लेता है। देन बात करेंगे बीडीएल। बीडीएल में आज के दिन भी दोस्तों 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, बट जो बिल्कुल बिगनर होंगे भाई वो तो डर चुके होंगे कि भाई बीडीएल में हुआ क्या है। तो दोस्तों कुछ डरने की जरूरत नहीं। आज है 24 तारीख, एंड 24 तारीख को आप देख सकते हो स्प्लिट हुआ है, 10 का फेस वैल्यू 5 हुआ है, मतलब शेयर आपके अकाउंट में डबल यहाँ पे हो जाएंगे, एंड शेयर का भाव भी क्या हो जाता है, आधा यहाँ पे हो जाता है। तो इससे बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं। हाँ, चार्ट पैटर्न के ऊपर ऐसा क्रैश आप लोगों को नज़र डेफिनेटली देखने को आप मिल जाएगा, बट एक ये इनिशियल स्टेज पे होने वाला थोड़ा सा हम लोगों को नर्वसनेस देखने को मिल जाता है। अब बाजार में यूज टू हो जाओगे तो ये तो चीज़ मतलब लिटरली टाइम पास यहाँ पे हो जाती है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगेन कह रहा हूँ, आज के दिन भी बीडीएल ने जोरदार तेजी दिखाई, 10 से 10.25% की तेजी, 10.5% की तेजी। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, आप बोल रहे कि यहाँ पे शेयर्स डबल यहाँ पे हो जाएंगे, कब तक होंगे भाई? वो तो टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, बट 15-20 दिन के अंदर अंदर हो जाते हैं। हाँ, जब तक नहीं होंगे वो अकाउंट में आप लोगों को माइनस देखने को मिल जाता है, एकदम काफ़ी अनईजी लग जाता है कि ये क्या हो गया करके। तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों को झेलना यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।